जरा एक पल के लिए सोचो, अगर तुम जिंदा हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, तो उस एहसास को क्या नाम दोगे? सैडनेस नहीं, क्योंकि तुम हंस रहे हो। डिप्रेशन नहीं, क्योंकि तुम काम कर रहे हो। फिर भी हर दिन कुछ ऐसा है जो बिना आवाज किए गायब हो रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते, बस महसूस करते हो। यहीं से शुरू होती है विलियम बरेट की किताब इरैशनल मैन, अ स्टडी इन एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। ये किताब तुम्हें आंसर्स नहीं देती, बल्कि उन सवालों तक ले जाती है जिनसे हम अक्सर भागते हैं। यहाँ फिलॉसफी समझाने से पहले इंसान को तोड़ा जाता है, लॉजिक से पहले डर को सामने रखा जाता है, और क्लैरिटी से पहले कंफ्यूजन को जीने दिया जाता है। जैसे ही तुम्हें लगेगा कि अब बात समझ आ रही है, वहीं से दिशा बदल जाएगी, क्योंकि यही इस किताब की ईमानदारी है। इस बुक में कियरकेगार्ड तुम्हें भरोसा नहीं देगा, नीच तुम्हें कंफर्ट नहीं देगा, हाइडेगर चीजों को आसान नहीं बनाएगा, और सरतरे तुम्हें अकेला छोड़ देगा जानबूझकर। क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म सिखाया नहीं जाता, वो तब होता है जब सब कुछ समझ में आते आते अचानक समझ से बाहर हो जाए। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो शायद तुम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो, बल्कि उस सवाल के लिए आए हो जो अब तक तुमने खुद से नहीं पूछा। इस ऑडियो बुक समरी में हम इस पूरी किताब को बिल्कुल आसान हिंदी में कहानी की तरह समझेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह सफर आरामदायक नहीं है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मॉडर्न इंसान अंदर से इतना बेचैन क्यों है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो बात आएगी जो शुरुआत में समझ ही नहीं आएगी। और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और अलग तरह के बुक समरीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, वो धीरे धीरे इंसान को बदलती है। चैप्टर 1, व्हेन लाइफ स्टॉप्स मेकिंग सेंस। कभी आपने नोटिस किया है कि जिंदगी अक्सर तभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है जब बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा होता है। जैसे किसी आदमी के पास अच्छी नौकरी है, समय पर तनख्वाह आती है, घर में सब सही है, लोग उसे सेटल्ड कहते हैं। लेकिन रात को जब वो अकेला होता है, तो उसे अचानक लगता है कि वो किसी और की जिंदगी जी रहा है। न कोई बड़ा दुख, न कोई साफ परेशानी, फिर भी अंदर एक सवाल चुपचाप बैठा रहता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और मजेदार बात यह है कि इस सवाल का कोई ड्रामेटिक रीजन नहीं होता, न ब्रेकअप, न फेलियर, बस एक साधारण सा दिन जो अचानक भारी लगने लगता है। विलियम बरेट इसी पल से बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का असली संकट तब नहीं आता जब सब कुछ टूट जाता है, बल्कि तब आता है जब सब कुछ चलता रहता है पर मतलब कहीं गिर जाता है। जैसे कोई आदमी रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है, सिग्नल वही, दुकानें वही, लोग वही, लेकिन एक दिन अचानक उसी रास्ते पर चलते हुए उसे लगता है कि वो किसी फिल्म का एक्स्ट्रा बन गया है, मेन कैरेक्टर नहीं। सड़क असली है, गाड़ियां असली है, पर उसका होना थोड़ा धुंधला हो गया है। यहीं से नथिंगनेस का अनुभव शुरू होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो है वो जुड़ा हुआ महसूस नहीं होता। जैसे किसी ने एक्सपेंसिव फोन खरीद लिया हो, सारे फीचर्स हो, पर नेटवर्क गायब हो। सब कुछ हाथ में है पर कनेक्ट नहीं हो रहा, और इंसान अक्सर इस फीलिंग को इग्नोर कर देता है। खुद से कहता है कि थकान है, फेज है, वीकेंड में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये फीलिंग वीकेंड नहीं मानती। बरेट कहते हैं कि मॉडर्न इंसान इसी जगह फंस गया है। वो सवाल पूछना चाहता है, पर डरता है कि कहीं जवाब आ गया तो जो जिंदगी बनाई है वो हिल न जाए। इसलिए वो खुद को बिजी रखता है, जैसे कोई आदमी तेज आवाज में म्यूजिक चला दे ताकि अंदर की खामोशी सुनाई न दे। पर खामोशी को आदत होती है इंतजार करने की। वो तब आती है जब म्यूजिक बंद होता है, और यही एक अजीब बात होती है। इंसान खुद को कमजोर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल समझने लगता है। वो कहता है ये फिलोसॉफिकल बातें बेकार हैं। लेकिन सच ये है कि जब जिंदगी समझ में आना बंद कर देती है, तब फिलॉसफी नहीं आती, पहले बेचैनी आती है। और यही बेचैनी धीरे धीरे सवाल बनती है, अगर सब कुछ सही है तो मैं गलत क्यों महसूस कर रहा हूं? और अगर ये सवाल सच है तो गलती कहाँ है, मेरे दिमाग में या इस पूरी व्यवस्था में,
यही चैप्टर एक रुकता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ अंदर का नहीं रहा, अब नजर बाहर जाने लगी है, उस दुनिया की तरफ जो हमें इतना बिजी रखती है कि हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता। आखिर ये दुनिया हमें किस दिशा में ले जा रही है? चैप्टर 2, अ वर्ल्ड दैट फील्स लॉस्ट। जब इंसान बाहर की दुनिया को देखता है तो पहली नजर में सब बहुत ऑर्गेनाइज लगता है। टाइम टेबल्स है, रूल्स है, सिस्टम्स है, एप्स है जो हर काम आसान बना देते हैं। लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए एक अजीब सी जल्दबाजी भी है, जैसे सबको कहीं पहुंचना है पर किसी को ठीक से पता नहीं कि कहां। मेट्रो में खड़े लोग एक ही दिशा में देख रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे बताते हैं कि वो सफर में नहीं, किसी मजबूरी में है। विलियम बरेट कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान को स्पीड दी, क्लैरिटी नहीं। जैसे किसी बच्चे को तेज बाइसिकल दे दी जाए बिना ये बताएं कि ब्रेक कैसे लगाते हैं। इंसान तेज चलता गया, टेक्नोलॉजी, सक्सेस, कंफर्ट, लेकिन रास्ते में रुककर ये पूछना भूल गया कि ये रास्ता है कहां का। नतीजा ये हुआ कि दुनिया बड़ी हो गई पर इंसान अंदर से छोटा महसूस करने लगा। एक एग्जाम्पल देखिए, पहले लोग अपने मोहल्ले में बीमार पड़ते थे तो आसपास के लोग हाल पूछते थे। आज हॉस्पिटल्स बड़े हैं, मशीन्स एडवांस्ड हैं, पर मरीज अक्सर खुद को फाइन नंबर जैसा महसूस करता है। इलाज हो रहा है पर इंसान गायब है। बरेट इसे कहते हैं एफिशिएंसी के नाम पर इंसान को ऑब्जेक्ट बना देना। सब कुछ मेजर किया जा सकता है, बस इंसान की बेचैनी नहीं। यही कारण है कि मॉडर्न इंसान पैराडॉक्स में जी रहा है। उसके पास पहले से ज्यादा नॉलेज है, फिर भी वो कंफ्यूज्ड है। पहले से ज्यादा चॉइसेस है, फिर भी वो फंसा हुआ है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू इतना बड़ा हो कि भूख ही मर जाए। और जब इंसान इस कंफ्यूजन को महसूस करता है तो वो खुद को ब्लेम करता है। वो सोचता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है। उसे ये नहीं बताया गया कि पूरी दुनिया ही एक एक्सपेरिमेंट बन चुकी है। बरेट इशारा करते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि रिएक्शन है। एक समझदार रिएक्शन उस दुनिया के खिलाफ जो हर चीज को नंबर में बदलना चाहती है। प्रॉब्लम यह नहीं कि इंसान सवाल पूछ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि दुनिया सवाल सुनना नहीं चाहती। इसलिए इंसान को लगता है कि वो अकेला है, जबकि सच ये है कि लगभग हर कोई चुपचाप वही महसूस कर रहा है। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर दुनिया ही ऐसी बन गई है जहां इंसान खुद को खोया हुआ महसूस करे, तो फिर भरोसा कहाँ किया जाए? लॉजिक पर, सिस्टम पर, या किसी और चीज पर जो नंबर से बाहर हो? और यही सवाल हमें ले जाता है उस जड़ की तरफ जहां से ये सोच पैदा हुई थी, जहां से दिल और दिमाग अलग रास्तों पर चले गए थे। यहीं से अगला चैप्टर खुलता है, चैप्टर 3, आर्ट, एंजाइटी एंड द साइलेंट स्क्रीम। कभी आपने गौर किया है कि आज की मूवीज, पेंटिंग्स या सॉन्ग्स पहले जैसे सिंपल नहीं रहे? कहानी खत्म होती है लेकिन मन में कुछ अटका रह जाता है, जैसे कोई फिल्म देखकर बाहर निकले और लगे कि कुछ समझ आया है, पर समझ में आया क्या, ये साफ नहीं। विलियम बरेट कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। आर्ट हमेशा वही बोलता है जो इंसान खुलकर कह नहीं पाता। जब इंसान खुद कंफ्यूज्ड होता है तो उसकी कला भी साफ नहीं होती। सोचिए एक पेंटर को जो किसी चेहरे की पेंटिंग बना रहा है, लेकिन आंखें जानबूझकर धुंधली रखता है। देखने वाला पूछता है, आंखें साफ क्यों नहीं? पेंटर जवाब नहीं देता, बस कैनवस पर ब्रश चलाता रहता है। असल में वो पेंटर आंखें नहीं, उस इंसान की हालत दिखा रहा है, जिसे सब दिख रहा है पर कुछ साफ नहीं। मॉडर्न आर्ट का यही सार्केज्म है। वो बोलेगा नहीं पर चुभेगा जरूर। बरेट बताते हैं कि जब शब्द कमजोर पड़ जाते हैं तब कला बोलती है। जैसे कोई आदमी बहुत कुछ कहना चाहता हो पर गला भराए और वो चुप रह जाए। वही चुप्पी पेंटिंग बन जाती है, म्यूजिक बन जाती है, पोएट्री बन जाती है। इसलिए मॉडर्न आर्ट अक्सर अनकंफर्टेबल लगता है। वो सजाने नहीं आता, वो डिस्टर्ब करने आता है, क्योंकि इंसान पहले ही खुद से झूठ बोल रहा होता है और कला वो झूठ नहीं मानती। एक और एग्जाम्पल देखिए, किसी सॉन्ग में लिरिक्स बहुत कम है, म्यूजिक हैवी है और बीच बीच में अचानक साइलेंस आ जाता है। वही साइलेंस असल मैसेज है। वो बता रहा है कि इंसान के अंदर भी ऐसा ही गैप है जहां कोई शब्द नहीं पहुंचता। बरेट कहते हैं
एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो महसूस हो जाती है। और आर्ट उसी फीलिंग का ऑनेस्ट रूप है। यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर आर्ट हमें यह दिखा रहा है कि हम अंदर से टूटे हुए हैं, तो ये टूटन आई कहां से? क्या ये बस मॉडर्न समय की प्रॉब्लम है, या इसकी जड़ें कहीं और कहीं बहुत पीछे हैं? जवाब ढूंढने के लिए अब हमें कला से हटकर हिस्ट्री की तरफ देखना होगा, वहां जहां इंसान का दिल और दिमाग पहली बार आमने सामने खड़े हुए थे। चैप्टर 4, फेथ, रीजन एंड द स्प्लिट ह्यूमन सोल। बहुत समय पहले इंसान के सामने दो रास्ते खुले। एक रास्ता था भरोसे का, जहां सवाल से ज्यादा विश्वास जरूरी था। दूसरा रास्ता था तर्क का, जहां हर बात का कारण चाहिए था। शुरू में दोनों साथ साथ चले, जैसे दो दोस्त, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती कंपटीशन में बदल गई। विलियम बरेट कहते हैं, यहीं से इंसान अंदर से दो हिस्सों में बंटना शुरू हुआ। एक तरफ वो हिस्सा था जो कहता था, सब कुछ समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को मान लेना भी जिंदगी है। दूसरी तरफ वो हिस्सा था जो कहता था, जब तक प्रूफ न मिले तब तक कुछ सच नहीं। समस्या तब शुरू हुई जब इंसान ने इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहा। जैसे किसी आदमी से कहा जाए कि वो सिर्फ दिमाग बने, दिल नहीं, या सिर्फ दिल बने, दिमाग नहीं। एक एग्जाम्पल समझिए, कोई इंसान अपने दोस्त पर भरोसा करता है, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, कोई एविडेंस नहीं। लेकिन वही इंसान जब जिंदगी के बड़े सवालों पर आता है तो अचानक कैलकुलेटर निकाल लेता है। वो पूछता है, इसका फायदा क्या है? बरेट कहते हैं, यही स्प्लिट ह्यूमन सोल है। भरोसा और तर्क अलग अलग कमरों में बंद कर दिए गए हैं। ग्रीक ट्रेडिशन ने रीजन को ताकत दी, लॉजिक को राजा बनाया। हिब्रू ट्रेडिशन ने फेथ को अहमियत दी, भरोसे को गहराई दी। दोनों अपने अपने आप में अधूरे नहीं थे। अधूरा तब हुआ जब इंसान ने सोचा कि इनमें से एक गलत है और एक सही। जैसे किसी इंसान की सांस और धड़कन में से एक को जरूरी और दूसरे को बेकार मान लेना। इस टूटन का असर धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा। इंसान बाहर से बहुत लॉजिकल हो गया, लेकिन अंदर से डरने लगा। उसे हर चीज का आंसर चाहिए, लेकिन जब आंसर नहीं मिलता तो वो खुद को ही गलत समझने लगता है, और यहीं से एग्जिस्टेंशियल बेचैनी और गहरी हो जाती है। अब सवाल और साफ हो जाता है, अगर रीजन और फेथ को अलग करने से इंसान अंदर से टूट गया, तो क्या इन्हें जोड़ने की कोई कोशिश हुई? और अगर हुई, तो उस कोशिश ने इंसान को राहत दी या और बोझ? यही सवाल अगले चैप्टर का दरवाजा खोलता है। चैप्टर 5, गॉड, फियर एंड द बर्डन ऑफ फ्रीडम। जब इंसान ने फेथ और रीजन को अलग अलग कर दिया, तो एक नई परेशानी पैदा हुई, डर। लेकिन ये डर अंधेरे या सजा का नहीं था, बल्कि आजादी का था। विलियम बरेट कहते हैं, इंसान भगवान से इसलिए नहीं डरता कि भगवान सख्त है, बल्कि इसलिए कि भगवान इंसान को चुनने की आजादी दे देते हैं। और आजादी सुनने में जितनी सुंदर लगती है, उठाने में उतनी ही भारी होती है। सोचिए एक बच्चे को जिसे पहली बार बिना सहारे चलना सिखाया जा रहा है। मां बाप पीछे खड़े हैं, गिरने से रोक नहीं रहे, बस देख रहे हैं। बच्चा आजाद है, लेकिन डर भी उसी पल पैदा होता है। कुछ ऐसा ही इंसान के साथ हुआ। जब भगवान ने नियम देने के बजाय जिम्मेदारी देनी शुरू की, तो इंसान घबरा गया, क्योंकि अब गलती का बहाना नहीं बचा। पहले इंसान कह सकता था, ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा किया। अब उसे कहना पड़ा, मैंने चुना है। बरेट बताते हैं कि यही चॉइस इंसान को बेचैन करती है, क्योंकि चुनने का मतलब है गलत होने का रिस्क। जैसे कोई आदमी क्रॉसरोड्स पर खड़ा हो, दोनों रास्ते खुले हों और दोनों पर कोई गारंटी ना हो। वो चाहे जितनी देर खड़ा रहे, फैसला उसे ही करना है। यही रिलीजन का एक अजीब रूप सामने आता है। इंसान भगवान को मानता है, लेकिन फ्रीडम नहीं चाहता। वो चाहता है कि कोई उसे साफ साफ बता दे कि क्या सही है, क्या गलत। जैसे कोई एम्प्लॉय जो सैलरी तो चाहता है, लेकिन डिसीजन लेने से बचना चाहता है। बरेट कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल टेंशन यही पैदा होती है। भगवान का होना इंसान को राहत नहीं देता, बल्कि और जिम्मेदार बना देता है। और जब यह जिम्मेदारी भारी लगती है, तो इंसान एक चाल चलता है,
वो फेथ को रिचुअल में बदल देता है, पूजा करता है, नियम मानता है, लेकिन सवाल नहीं पूछता, ताकि फ्रीडम का बोझ थोड़ा हल्का लगे। लेकिन सवाल फिर भी चुपचाप मौजूद रहता है। अगर मैं सच में आजाद हूं तो मैं क्या करूंगा इस आजादी का? यहीं से इंसान एक और रास्ता ढूंढता है। अगर फेथ ज्यादा भारी लग रही है तो शायद प्योर रीजन मदद कर दे, शायद लॉजिक ही सब कुछ सुलझा दे। और यही उम्मीद हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाती है। चैप्टर 6, द एस्केप इनटू प्योर लॉजिक। जब इंसान फेथ से थक जाता है तो वो लॉजिक की गोद में जाकर बैठना चाहता है। विलियम बरेट कहते हैं, लॉजिक इंसान को सेफ लगता है क्योंकि लॉजिक सवालों को फॉर्मूला में बदल देता है। यहां फीलिंग्स नहीं, कैलकुलेशंस होती है। यहां अनसर्टेनिटी नहीं, मेथड होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लॉजिक को घर नहीं, भागने की जगह बना लिया जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी का हर फैसला प्रोस एंड कॉन्स की लिस्ट से करता है। नौकरी, शादी, दोस्ती, सब कुछ एनालिसिस के बाद। बाहर से वो बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन अंदर कहीं वो थका हुआ होता है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लिस्ट से नहीं, कूद कर लिए जाते हैं। बरेट कहते हैं, लॉजिक समझा सकता है कि पानी गहरा है, लेकिन तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है। मॉडर्न फिलॉसफी ने लॉजिक को इतना ऊंचा बिठा दिया कि इंसान खुद एक प्रॉब्लम बन गया। इमोशंस को एरर समझा गया, एंजाइटी को वीकनेस। जैसे किसी मशीन में अगर एक्स्ट्रा आवाज आए तो इंजीनियर उसे फॉल्ट कहता है, लेकिन इंसान मशीन नहीं है, उसकी आवाजें ही उसकी पहचान है। जब उन्हें दबाया जाता है तो इंसान एफिशिएंट तो बनता है, पर जिंदा कम लगता है। बरेट इस हालत को लपटा से तुलना करते हैं, एक ऐसी जगह जहां लोग जमीन से कटे हुए सिर्फ कैलकुलेशंस में जीते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर कोई जमीन महसूस नहीं करता। जैसे कोई आदमी जीपीएस पर पूरा भरोसा करे और रास्ते में खड़े पहाड़ को देखना ही भूल जाए। लॉजिक रास्ता बता सकता है, पर लैंडस्केप नहीं दिखा सकता। अब सवाल और गहरा हो जाता है। अगर फेथ बोझ बन जाए और लॉजिक ठंडा पड़ जाए तो इंसान जाए कहां? क्या कोई ऐसा तरीका है जो इंसान को पूरा होल बना सके, आधा नहीं? इस सवाल का जवाब आइडियाज में नहीं, लोगों में मिलेगा। उन थिंकर्स में जिन्होंने इस बेचैनी को खुद जिया। और यहीं से कहानी मुड़ती है इंडिविजुअल थिंकर्स की तरफ। चैप्टर 7, डेयर टू बी योरसेल्फ। अब तक कहानी आइडियाज की थी, फेथ, लॉजिक, सिस्टम्स। लेकिन यहां से कहानी इंसान की हो जाती है। विलियम बरेट बताते हैं कि कियरकेगार्ड पहले फिलॉसफर नहीं थे, पहले वो एक परेशान इंसान थे। ऐसे इंसान जो भीड़ के बीच खड़े होकर भी खुद को अकेला महसूस करता था। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि दुनिया क्या है, बल्कि ये था कि मैं कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा। एक एग्जाम्पल सोचिए, किसी शादी में सैकड़ों लोग हैं, हंसी है, म्यूजिक है और सब कह रहे हैं कि कितना मजा आ रहा है। उसी भीड़ में एक आदमी है जो मुस्कुरा रहा है, पर उसे अचानक लगता है कि वो किसी और का रोल निभा रहा है, जैसे उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा हो। कियरकेगार्ड कहते हैं, यही असली एंजाइटी है, जब इंसान खुद से दूर हो जाए। उनके लिए सबसे खतरनाक चीज थी क्राउड। भीड़ गलत इसलिए नहीं होती कि उसमें लोग होते हैं, बल्कि इसलिए कि उसमें जिम्मेदारी गायब हो जाती है। जैसे जब सब ताली बजा रहे हों तो कोई ये नहीं सोचता कि ताली सही बात पर बज रही है या नहीं। कियरकेगार्ड कहते हैं, ट्रूथ कभी भी क्राउड में पैदा नहीं होती, ट्रूथ हमेशा अकेले इंसान के अंदर जन्म लेती है। उन्होंने फेथ को भी आसान रास्ता नहीं माना। उनके लिए फेथ का मतलब नियम मानना नहीं था, बल्कि रिस्क लेना था। जैसे कोई इंसान बिना गारंटी के किसी पर भरोसा करे। कियरकेगार्ड का इंसान जानता है कि वो गलत भी हो सकता है, फिर भी वो खुद का चुनाव करता है, और यही चॉइस उसे डराती भी है और इंसान भी बनाती है। लेकिन यहां कहानी रुकती नहीं, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद बनने की कोशिश करता है, एक और सवाल उठता है, अगर मैं खुद बनूं तो वो वैल्यूज कहां से आए जिनके सहारे मैं जीऊं? क्या वो भी किसी और ने दी होंगी, या मुझे सब कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा? यही सवाल हमें अगले थिंकर तक ले जाता है, जहां जमीन और भी ज्यादा हिलने वाली है।
चैप्टर 8 डिस्ट्रॉय टू बिकम फ्री। नीच यहां आते हैं और वो दरवाजा नहीं खटखटाते, वो सीधा अंदर घुसते हैं। विलियम बरेट बताते हैं कि नीच का गुस्सा किसी इंसान से नहीं था, बल्कि उन वैल्यूज से था जिन्हें बिना सोचे मान लिया गया था। नीच के लिए सबसे खतरनाक चीज झूठ नहीं थी, बल्कि वो सच था जिसे कभी चैलेंज ही नहीं किया गया। एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई आदमी पूरी जिंदगी एक नौकरी करता है, इसलिए नहीं कि उसे पसंद है, बल्कि इसलिए कि यही सही माना जाता है। जब उससे पूछा जाए कि वो खुश है या नहीं, तो वो जवाब नहीं देता, बस कहता है ऐसा ही होता है। नीच कहते हैं यही सबसे गहरी स्लेवरी है, जब इंसान खुद से सवाल पूछना बंद कर दे। उनका फेमस आइडिया था गॉड इज डेड। इसका मतलब भगवान का न होना नहीं था, बल्कि पुराने थोपे गए मीनिंग का टूट जाना था। जैसे कोई पुराना साइन बोर्ड गिर जाए और लोग कुछ देर तक उसी दिशा में चलते रहें। नीच कह रहे थे अब रास्ता नहीं बताया जाएगा, अब रास्ता बनाना पड़ेगा। यह सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन इसमें कंफर्ट नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यूज बनाने की जिम्मेदारी इंसान पर आ जाए तो गलती का बोझ भी उसी पर आएगा। नीच का इंसान मजबूत इसलिए नहीं है कि वो डरता नहीं, बल्कि इसलिए कि वो डर के बावजूद खड़ा रहता है। वो जानता है कि कोई ऊपर से अप्रूवल नहीं आने वाला। लेकिन यहां एक और खतरा छुपा है। अगर हर इंसान खुद ही सब कुछ बनाए तो केओस क्यों न हो जाए? अगर कोई सीमा न हो तो जिंदगी बिखर क्यों न जाए? यही वो सवाल है जहां नीच छोड़ देते हैं और हमें उस फिलॉसफर की तरफ बढ़ना पड़ता है जो पूछता है वैल्यू से पहले इंसान होता कैसे है। और यहीं से अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर 9 व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट। नीच ने वैल्यूज को तोड़ दिया, लेकिन अब एक और सवाल खड़ा हो गया, अगर सब कुछ टूट गया तो इंसान खड़ा कहाँ है? यही मार्टिन हाइडेगर आते हैं। विलियम बरेट बताते हैं कि हाइडेगर का सवाल यह नहीं था कि जिंदगी का मतलब क्या है, बल्कि यह था कि हम जिंदगी को महसूस कैसे कर रहे हैं। फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा है। एक एग्जाम्पल समझिए, कोई इंसान रोज घड़ी पहनता है और समय देखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट बहुत लंबे लगते हैं और कभी 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। घड़ी का समय वही है, लेकिन अनुभव बदला हुआ है। हाइडेगर कहते हैं इंसान क्लॉक के समय में नहीं जीता, इंसान अपने अनुभव के समय में जीता है, और यही एक्सपीरियंस असल जिंदगी है। हाइडेगर इंसान को द सैक कहते हैं, मतलब ऐसा होना जो खुद अपने होने को लेकर सवाल करता है। पत्थर नहीं पूछता कि वो पत्थर क्यों है, पेड़ नहीं सोचता कि उसे पेड़ बनना पसंद है या नहीं, लेकिन इंसान हर समय अपने होने से जूझता रहता है। जैसे कोई आदमी अचानक किसी शादी में खुद को अजीब महसूस करे और सोचे मैं यहां फिट क्यों नहीं बैठ रहा। वही सवाल दसे का है। हाइडेगर कहते हैं हम अक्सर दे की दुनिया में जीते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, सब ऐसा करते हैं, ऐसा ही चलता है। जैसे कपड़े खरीदते समय हम ये नहीं देखते कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, बल्कि ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। इस दे में जीना आसान है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी कम होती है, लेकिन इसमें इंसान धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। और फिर आता है एंजाइटी का पल। कोई बड़ा हादसा नहीं, बस अचानक सब कुछ अजनबी लगने लगता है। वही कमरा, वही लोग, लेकिन कनेक्शन टूट गया। हाइडेगर कहते हैं यही एंजाइटी इंसान को झकझोरती है। ये डर नहीं है, ये अलार्म है कि आप अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। अब सवाल यह है, अगर इंसान सच में अपने होने को समझ ले तो क्या वो आजाद हो जाता है, या फिर ये समझ और भी भारी जिम्मेदारी ले आती है? इस सवाल का जवाब हमें उस फिलॉसफर से मिलेगा जो फ्रीडम को तोहफा नहीं, सजा मानता है। चैप्टर 10 यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री। जीन पॉल सरतरे यहां आते हैं और बिना किसी नरमी के बात करते हैं। विलियम बरेट बताते हैं कि सरतरे के लिए इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम ऐसी नहीं है जिसे सेलिब्रेट किया जाए, बल्कि ऐसी है जिससे इंसान बचना चाहता है। सरतरे कहते हैं इंसान कंडेम टू बी फ्री है, मतलब चाहो या न चाहो चुनना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देखिए, कोई आदमी बस में सफर कर रहा है
और सोचता है कि वो मजबूर है, नौकरी की वजह से, परिवार की वजह से, हालात की वजह से। सरतरे कहते हैं मजबूरी भी एक चॉइस है, उस बस में बैठना भी एक फैसला है। इंसान अक्सर ये मानना नहीं चाहता, क्योंकि फिर जिम्मेदारी पूरी तरह उसकी हो जाती है। सरतरे के अनुसार इंसान पहले होता है, फिर अपना मतलब बनाता है। कोई रेडीमेड पर्पस नहीं मिलता, जैसे कोई खाली कागज हो और कहा जाए अब जो लिखोगे वही कहानी बनेगी। ये सुनने में आजादी लगती है, लेकिन हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि अगर कहानी खराब निकली तो ब्लेम करने वाला कोई नहीं होगा। यही सरतरे बैड फेथ की बात करते हैं। जब इंसान खुद से झूठ बोलता है, जैसे कोई वेटर जो खुद को सिर्फ वेटर मान ले और कहे मैं क्या कर सकता हूं, यही मेरी जिंदगी है। सरतरे कहते हैं ये झूठ है। इंसान रोल नहीं है, इंसान चॉइस है। रोल को पकड़े रहना आसान है, चॉइस को स्वीकार करना मुश्किल। लेकिन सरतरे की दुनिया में कोई फाइनल रिलीफ नहीं है। यहां कोई ये नहीं कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। यहां बस ये सच है कि हर पल आप अपने फैसलों से बन रहे हैं, और यही फ्रीडम का बोझ है, हर पल खुद को गढ़ना। अब सवाल और तीखा हो जाता है, अगर इंसान इतना आजाद है, इतना जिम्मेदार है, तो क्या वो कभी पूरा महसूस कर पाएगा, या ये आजादी उसे हमेशा अधूरा ही रखेगी? यही सवाल हमें आखिरी चैप्टर की तरफ ले जाता है, जहां इंसान को सिर्फ रैशनल नहीं, कुछ और बनने की बात की जाती है। चैप्टर 11 बियॉन्ड लॉजिक, बिकमिंग अ होल ह्यूमन बीइंग। अब तक इंसान टूटता आया था, पहले फेथ से, फिर लॉजिक से, फिर वैल्यूज से, फिर फ्रीडम से। हर चैप्टर में कुछ न कुछ छूटा, कुछ न कुछ गिरा। विलियम बरेट कहते हैं असली सवाल यह नहीं है कि इंसान रैशनल है या इरैशनल, सवाल यह है कि इंसान अधूरा क्यों महसूस करता है, और शायद इसलिए क्योंकि उसने खुद को सिर्फ एक ही हिस्से में कैद कर लिया, या तो दिमाग या तो दिल। एक एग्जाम्पल सोचिए, कोई आदमी बारिश में भीग रहा है। वो जानता है कि बारिश पानी है, क्लाउड से गिर रही है, साइंस समझा सकता है। लेकिन उसी बारिश में खड़ा वही आदमी अचानक किसी पुराने पल को याद कर लेता है, किसी इंसान को, किसी कमी को। बारिश वही है, लेकिन अनुभव बदल गया। बरेट कहते हैं इंसान सिर्फ फैक्ट से नहीं जीता, इंसान अनुभव से जीता है। और यही बात मॉडर्न दुनिया भूल गई। रैशनल वर्ल्ड इंसान से कहती है जो मेजर ना हो सके वो मैटर नहीं करता, लेकिन इंसान की जिंदगी में सबसे भारी चीजें मेजर ही नहीं होती। गिल्ट का वजन नहीं होता, रिग्रेट का आकार नहीं होता, लोनलीनेस का ग्राफ नहीं बनता, फिर भी ये सब सबसे ज्यादा रील लगते हैं। बरेट यही कहते हैं इंसान को समझने के लिए सिर्फ लॉजिक काफी नहीं, और सिर्फ इमोशन भी नहीं। उन्होंने इसे कहा इंटेग्रल मैन, ऐसा इंसान जो डर से भागता नहीं पर उसमें डूबता भी नहीं, जो लॉजिक का इस्तेमाल करता है पर उसे भगवान नहीं बना देता, जो फेथ रखता है पर सवाल पूछना बंद नहीं करता। जैसे कोई आदमी नाव चलाते हुए न तो पानी से लड़ता है, न ही उसे पूरी तरह खुद पर छोड़ देता है, वो दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब कभी ये नहीं था कि जिंदगी मीनिंगलेस है। इसका मतलब ये था कि मीनिंग रेडीमेड नहीं है, जैसे कच्ची मिट्टी दी जाए और कहा जाए अब इससे जो बनाना है बनाओ। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, और कुछ धीरे धीरे हाथ गंदे करते हैं। बरेट कहते हैं वही इंसान असली है जो इस गंदगी से नहीं डरता। अब यहां कोई फाइनल आंसर नहीं मिलता, कोई साफ कंक्लूजन नहीं, क्योंकि इंसान कोई इक्वेशन नहीं है जिसे सॉल्व कर लिया जाए। इंसान एक प्रोसेस है, हर दिन बदलता हुआ, हर दिन चुनता हुआ। और शायद मैच्योरिटी यही है कि हम ये मान ले कि पूरी क्लैरिटी कभी नहीं आएगी, फिर भी जीना बंद नहीं करेंगे। और यही ये किताब चुप हो जाती है, इसलिए नहीं कि कहने को कुछ बचा नहीं, बल्कि इसलिए कि अब बोलने की बारी आपकी है। सवाल आपके सामने है, क्या आप सिर्फ सही दिखने वाली जिंदगी जीना चाहते हैं या सच्ची लगने वाली जिंदगी? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो ये कोई कैजुअल सुनना नहीं था, कुछ न कुछ अंदर हिला है। और अगर अभी नहीं समझ आ रहा कि क्या, तो भी ठीक है। ऐसी किताबें और ऐसी बातें तुरंत क्लियर नहीं होती,
वो धीरे धीरे असर करती है। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ बुक समरी नहीं थी बल्कि खुद से टकराने का एक मौका था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से सवालों में है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ समझाई नहीं जाती, यहां इंसान को थोड़ा अनकंफर्टेबल किया जाता है, ईमानदारी से। और कमेंट में जरूर लिखिए कि इस पूरी सीरीज का कौन सा सवाल आपके साथ रह गया, क्योंकि कभी कभी जवाब से ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं।